नमस्कार साथियों, मैं सुधीर छिंपा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से। आज का जो वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उसके साथ ही भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह प्रारंभ हो चुका था। अतः 1885 से लेकर के 1947 के बीच कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के मध्य हुए संघर्ष के इतिहास को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कहा जा सकता है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, जो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा था। देखिए, इस दिशा के अंदर 1885 से 1905 के काल को उदारवादियों का काल अथवा उदार राष्ट्रवाद का काल कहा जाता है। इस चरण में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभ में अत्यंत नरम थी। देखिए, कांग्रेस की पूरी बागडोर जो है वह नरम राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इनमें जो मुख्य नेता थे वह थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। ये जितने भी नेता थे ये सारे नरमपंथी विचारों के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। आगे हम देखते हैं, ये जितने भी उदारवादी थे ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभिशाप नहीं मानकर वरदान मानते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है कि उदारवादियों की मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है। वह कहते हैं, अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि और दया भाव में हमारी दृढ़ आस्था है। विश्व के महानतम प्रतिनिधि संस्था संसदों की जननी जो ब्रिटिश कॉमन सदन है उसके प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। देखते हैं नरमपंथियों की नीतियां जो थी और उनके जो कार्यक्रम थे उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कांग्रेस के आरंभिक नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित मांगों को रखकर देश के प्रबुद्ध देशवासियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के मध्य राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में मोहम्मद रहीमतुल्लाह ने कहा, संसार में सूर्य के नीचे शायद ही कोई इतना ईमानदार जाति होगी जितनी कि अंग्रेज हैं। ये अंग्रेजों के प्रति पूर्ण भक्ति रखते थे। उदारवादी जितने भी नेता थे ये अंग्रेजों के प्रति पूर्ण भक्ति रखते थे। आगे हम देखेंगे, कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में ही संवैधानिक सुधारों की मांग करते हुए 1885 ईस्वी में अधिवेशन द्वारा निर्मित भारत सचिव और इंडियन काउंसिल को समाप्त करने की मांग की, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। आगे हम देखेंगे, इन्होंने वैधानिक परिवर्तनों की मांग करते हुए प्रांतों में भी विधान परिषदों का पुनः गठन किया जाए तथा भारतीयों की संख्या जो है उसमें बढ़ाई जाए। साथ ही परिषद के आधे सदस्य निर्वाचित हो और अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत मान लिया जाए। इन मांगों के परिणाम स्वरूप ही 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायकों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों द्वारा चुने गए थे। देखिए, 20वीं शताब्दी के पहले का जो दशक था उसमें कांग्रेस ने सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण मांग रखी कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समान स्वशासन एवं वित्त के विधान जो हैं वो दोनों भारत को पूर्ण नियंत्रित कर दिए जाएं। देखिए, इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग ही की थी। आगे हम देखेंगे उदारवादी जो दल है उनकी नीतियों का मूल्यांकन। देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उग्रवादियों ने इस काल की जो उपलब्धियां थी उसकी निंदा की थी। उन्होंने उदारवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। देखिए, उग्रवादी जो नेता थे लाला लाजपत राय ने उदारवादियों को अवसरवादी कहा तथा उनके आंदोलन को अवसरवादी आंदोलन कहकर पुकारा था। इन उदारवादी दल वालों के विरुद्ध सबसे बड़ा दोषारोपण क्राउन के प्रति राजभक्ति थी। आगे हम देखते हैं, इन लोगों ने 1886 में एक लोक सेवा आयोग नियुक्त करवाया और 1892 में भारतीय परिषदों का अधिनियम पारित करवाया गया था।
आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। देखिए, यह जो द्वितीय चरण है यह 1905 से 1919 ईस्वी के मध्य चला था। देखिए, 19वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हो रहा था, उस समय कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। कांग्रेस के पुराने नेताओं और उनकी भिक्षा याचना की नीति के फलस्वरूप कांग्रेस ने एक नए तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के ढोंग और आदर्शों की कड़ी आलोचना करते थे। फलतः कांग्रेस जो है वह दो गुटों में बंट गया था, पहला नरमपंथी तथा दूसरा गरमपंथी। देखिए, आगे हम देखेंगे उग्रवाद अथवा अतिवाद का उदय। देखिए, राष्ट्रवादियों के अतिवाद जो विचार थे 1857 ईस्वी के विरोध के बाद वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बदली हुई परिस्थितियों में सरकार के द्वारा दमन किए जाने के बावजूद अतिवादी विचार बड़ी तेजी से फैल रहे थे। देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के बढ़ने के अनेक कारण थे। राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों का नरमपंथी जो नेतृत्व का सिद्धांत था तथा उनके तरीके थे, उनसे उनका मोह भंग हो चुका था। आगे हम देखेंगे बंगाल का विभाजन। देखिए, उस समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए बंगाल का विभाजन किया था। देखिए, कर्जन की साम्राज्यवादी तथा फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा जो परिणाम है वह था बंगाल का विभाजन। इस नीति ने सांप्रदायिक समस्या को कई गुना बढ़ा दिया था। सामान्यतः तत्कालिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का कारण शासकीय आवश्यकता बताया गया था, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था। देखिए, कर्जन ने कहा कि बंगाल का जो भूभाग है वो काफ़ी बड़ा है और प्रशासनिक व्यवस्था एक इंसान से संभाली नहीं जा सकती। ऐसा कह करके उसने बंगाल का विभाजन किया, जबकि उसका कारण राजनीतिक था, न कि शासकीय। आगे हम देखते हैं, कर्जन जो है वो कलकत्ता और अन्य राजनीतिक षड्यंत्रों के केंद्र को नष्ट करना चाहता था। कलकत्ता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी नहीं बल्कि व्यापार वाणिज्य का स्थल, न्याय प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ से अधिकतर समाचार पत्र भी निकलते थे। देखिए, विभाजन का उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रवाद को दुर्बल करना तथा इसके विरुद्ध एक मुस्लिम गुट को खड़ा करना था। जैसा कि कर्जन ने कहा कि इस विभाजन से पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को ऐसी एकता प्राप्त होगी जिसकी अनुभूति उन्हें पूर्व के मुस्लिम राजाओं और वायसराय के काल के पश्चात भी नहीं हुई थी। आगे हम देखेंगे, इस प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को नया प्रांत बनाना तय किया गया, जिसमें चटगांव, ढाका, राजशाही के डिवीज़न शामिल किए गए थे। आगे हम देखते हैं, नए प्रांतों में एक विधानसभा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की व्यवस्था की गई और इसकी राजधानी ढाका निर्धारित की गई थी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। इसका क्षेत्रफल 1,31,580 वर्ग मील था। आगे हम देखेंगे कि जैसे ही इसने विभाजन किया, परिणाम स्वरूप कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। वस्तुतः कर्जन का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी कानून था, जिसकी सर्वत्र जो है वो विरोध हुआ, जिससे शीघ्र एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। आगे हम देखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। देखिए, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन, जिसे हम बंग भंग भी कहते हैं, के बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम साबित हुए थे। इसने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय चेतना भर दी और विभाजन विरोधी एवं स्वदेशी आंदोलन का जन्म होना शुरू हो गया था। यह आंदोलन तब तक चला जब तक भारत सरकार ने 1911 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण नहीं कर दिया था। देखिए, भारत के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, स्टेटमैन और इंग्लिशमैन, इन्होंने भी बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। स्टेटमैन ने लिखा था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब सुप्रीम सरकार ने जन भावनाओं और जनमत को इतना कम महत्व दिया हो जैसा कि वर्तमान शासन ने दिया है। आगे हम देखेंगे, अरविंद घोष जो स्वदेशी आंदोलन के
प्रमुख प्रणेता थे। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध अथवा प्रतिरक्षात्मक विरोध का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया था। देखिए, इस कार्यक्रम का संबंध सभी प्रकार के सरकारी कार्यों से था, जैसे भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन, न्याय व्यवस्था तथा समाज सुधार आदि की जो योजनाएं थी उनमें सम्मिलित होना। इस कार्यक्रम में रचनात्मक पहलू पर बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था, जब सरकारी व्यवस्था भारतीयों के असहयोग से गिर जाएगी तब उसका वैकल्पिक व्यवस्था और कोई नहीं, सिर्फ भारतीय ही बचेंगे। आगे हम देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया और इस दिन से ही इसका प्रतिक्रियावादी स्वरूप दिखाई देने लगा। इस दिन को संपूर्ण भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने व्रत रखा, गंगा स्नान किया, एक दूसरे के हाथों में एकता का सूत्र, जिसे राखी कहते हैं, वह बांधा गया। जुलूस और प्रभात फेरियां निकाली गई। समस्त बंगाल वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज उठा था। सभी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का प्रण लिया, साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए जाने का भी प्रण लिया था। अतः बंग भंग विरोधी आंदोलन शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन बन गया था। आगे हम देखेंगे सूरत में कांग्रेस का विभाजन। देखिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति चलने वाली राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद जो है वह चरम सीमा पर पहुंच गया था। दोनों ही दल के जो आंदोलन के तरीके थे वह काफ़ी भिन्न थे। उग्र राष्ट्रवाद, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए कांग्रेस ने अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। देखिए, उग्रवादी जो है वह स्वदेशी, बहिष्कार, इन आंदोलनों के लिए कांग्रेस में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे और इन्हीं परिस्थितियों में 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें दोनों दलों की शक्तियों का परीक्षण हुआ। सूरत अधिवेशन में नरम दल के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रास बिहारी घोष तथा उग्र राष्ट्रवादियों के लिए लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया गया था। उस समय नरम दल जो है वह बहुमत में था और इस प्रकार 1907 ईस्वी में सूरत का कांग्रेस अधिवेशन जो उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के मध्य रणस्थल बन गया था। आगे हम देखेंगे सूरत के कांग्रेस विभाजन के पश्चात ब्रिटिश सरकार का उग्र राष्ट्रवादियों के विरुद्ध आतंक का तांडव शुरू हो गया था। सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया। तिलक को बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। विपिन चंद्र पॉल को जेल में बंद कर दिया गया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अरविंद घोष के विरुद्ध चलाए गए मुकदमे में उन्हें बचाने का प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार ने अलीपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था उसके संबंध में अरविंदो घोष तथा उनके भाई वारिंदर घोष सहित बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों के मुकदमे को अलीपुर बम कांड कहा जाता है। अधिकांश अभियुक्तों को दोषी पाया गया और उनमें से वारिंदर घोष सहित कुछ को आजीवन कारावास दिया गया था। आगे हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो आधार स्तंभ है वह। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी को। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने आरंभिक जीवन में गणित और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। उनके जीवन का लंबा समय इंग्लैंड में व्यतीत हुआ। वे 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए थे। इस प्रकार वे इंग्लैंड में भारत के गैर सरकारी राजदूत के रूप में कार्य करते रहे। वे सदैव ब्रिटिश सरकार पर जोर डालते थे कि भारत में संवैधानिक सुधार लागू किए जाएं। आगे हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने अपने ब्रिटिश प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से अंग्रेज़ों को भारतीय मामलों की जानकारी दी थी। 1901 ईस्वी में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने विश्वविख्यात धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फलतः भारतीयों को ब्रिटिश आर्थिक शोषण का सूक्ष्म ज्ञान हुआ था। आगे हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे। गोखले का जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए, गोखले जो है वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे हम देखेंगे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन के दिनों में वह तिलक के अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के लिए लिखते थे।
आगे हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने जब कांग्रेस ज्वाइन की उस समय और अपने मृत्यु पर्यंत उन्होंने अपने सात्विक स्वभाव के कारण पूरी तरह से कांग्रेस पर छाए रहे थे। वे सरकार और कांग्रेस में तालमेल बनाने तथा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन को बल देते रहे। उनकी विशेषता यह थी कि वह जो विषय जनता कांग्रेस अथवा लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा सरकार के सामने रखते थे वह इतना तर्कयुक्त और सप्रमाण था कि अंग्रेज उच्चाधिकारी जो थे वह भी उसकी प्रशंसा करते थे। आगे हम देखेंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। 1905 में इन्होंने सर्वेंटेज ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था स्थापित की जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करना था। आगे हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है उनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे तथा इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। तिलक एक महान विद्वान थे। संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वह राजनीति ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के पत्रकार भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र लिखा था। देखिए मराठा अखबार जो है वह अंग्रेजी भाषा में है और मराठी भाषा में उन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। आगे हम देखेंगे भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अखाड़ा, लाठी, गणपति तथा शिवाजी महोत्सवों के द्वारा महाराष्ट्र में नवीन जागृति का संचार किया था। उन्होंने यह उद्घोष किया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा। देखिए तिलक की मान्यता थी कि बहिष्कार यानी बाइकाट एक जबरदस्त हथियार है। उनका कहना था कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमारी सहायता से ही शासन कर रहे हैं। सही मायने में तिलक ने गांधी जी से पूर्व भारतीय जनता को अवज्ञा का पाठ पढ़ाया था। आगे हम देखते हैं 1885 ईस्वी में तिलक पर इसलिए मुकदमा चला गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि तिलक के भाषण की वजह से चापेकर बंधुओं ने पुणे में प्ले कमिश्नर तथा उसके सहयोगी की हत्या की है। तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 महीने का कारावास उन्हें दिया गया था। 1908 में तिलक को एक बार फिर से जेल जाना पड़ा। इस बार उन्हें एक अंग्रेज दंपत्ति की हत्या के समर्थन में 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया तथा वर्मा की जेल जो मांडले कहलाती है उसमें उन्हें भेज दिया गया था। देखिए तिलक के कारण कांग्रेस का स्वरूप और ध्येय जो है वह धीरे धीरे बदलने लगा था। वे गोखले जैसे नरम दलीय नेताओं की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे। उन्होंने 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल के सहयोग से कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तिलक की वजह से ही 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ जहां कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इस बीच जो तिलक है वह जेल में रहे थे। जेल से मुक्त होने पर एनी बेसेंट के प्रयासों से तिलक ने उग्रवादी दल तथा उदारवादियों के बीच एकता स्थापित करवाई थी। देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों को संयुक्त रूप से भारत के लिए स्वायत्त शासन की मांग की गई थी। 1916 में तिलक ने एनी बेसेंट की सहयोग से होम रूल आंदोलन चलाया था। आगे हम देखेंगे तिलक और गोखले की तुलना। देखिए गोखले अपने समय के साथ थे जबकि तिलक अपने समय से बहुत आगे थे। दोनों में जो डिफरेंस है वह मुख्य रूप से एक ही है कि गोखले जो है वह नरमवादी थे और बाल गंगाधर तिलक जो है वह उग्रवादी नेता थे। आगे हम देखेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। देखिए लाला लाजपत राय का जन्म 1800
लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में पंजाब में हुआ। पंजाब के शेर व पंजाब केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। कालांतर में स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क के कारण लाला जी ने आर्य समाज के जो समर्थक और प्रबल एक स्तंभ के रूप में साथ में आए थे। देखिए, सच्चे राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय ने पंजाबी तथा वंदे मातरम नामक दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया तथा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द पीपुल का संपादन कार्य किया था। आगे हम देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन के समय उन्होंने इंग्लैंड जाकर जनमत को कर्जन के विरुद्ध करने का प्रयत्न किया था। 1907 में उन्होंने सरदार अजीत सिंह के साथ कॉलोनाइजेशन बिल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने उन्हें पकड़कर वर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया था। देखिए, 1914 में लाला जी ने अमेरिका प्रवास के दौरान दो संस्थाओं इंडियन होम रूल एवं इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की थी। साथ ही यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का भी संपादन लाला जी द्वारा किया गया था। लाला जी ने आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का ऋण, मैजिनी की जीवनी, शिवाजी की जीवनी आदि पुस्तकों की रचनाएं की थी। आगे हम देखेंगे 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था। 1923 में स्वराज दल की स्थापना में उन्होंने CR दास एवं मोतीलाल नेहरू का सहयोग किया था। 1925 में वे केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के उपनेता निर्वाचित हुए। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में गहरी चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखते हैं, गांधी जी ने उनकी मृत्यु पर कहा, भारत के सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। लाला जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व दर्द से कहराते हुए कहा, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। आगे हम देखते हैं मुस्लिम राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मौलाना कासिम ननोतवी ने 30 मई 1866 को देवबंद में मदरसा दारुल उलूम की स्थापना की थी। पहले उसका नाम मदरसा इस्लामिया अरबिया रखा गया, जो शीघ्र ही बदल दिया गया था। देखिए, सर सैयद अहमद खान ने जब महसूस किया कि ब्रिटिश शासन अब टिक गया है और मुसलमानों द्वारा उसका विरोध करने से केवल हिंदुओं को, विशिष्ट वर्ग को ही संगठित और सुदृढ़ होने में सहायता मिलेगी, अतः उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। देखिए, सर सैयद अहमद खान की ओर से इस प्रकार की गई पहल का अंग्रेज़ों ने स्वागत किया था और उन्होंने सर सैयद अहमद खान को इंग्लैंड में आमंत्रित कर सर की उपाधि दी और अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया तथा उसमें उसकी सहायता की। आगे हम देखते हैं, सर सैयद अहमद खान की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम जो राजनीति है उसका नेतृत्व उनके विश्वास पात्र सहायक नवाब वकार उल मुल्क के हाथों में आ गया था। देखिए, बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ उस समय उग्र सांप्रदायिक वैमनस्य को जन्म दिया था। बंगाल के विभाजन में मुसलमान दो गुटों में बंट गए थे। एक गुट जो है वह यूनियनिस्ट कहलाए, यह कांग्रेस के साथ रहकर काम करना चाहते थे, इनका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे, तथा दूसरा जो है वह सेपरिस्ट कहलाए, यह गुट कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार की एकता का विरोधी था। इस गुट में अलीगढ़ के मुस्लिम नेता थे। आगे हम देखेंगे नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने भी इस गुट का सहयोग दिया था। आगा खान ने तो 1906 में यह घोषणा कर दी कि मुसलमान राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र है और मुसलमानों के लिए अलग संगठित होना जरूरी है, क्योंकि वे कांग्रेस से न्यायोचित व्यवहार की आशा नहीं रखते। आगे हम देखेंगे शिमला का शिष्टमंडल। देखिए, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान ने मुसलमानों के एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और अपनी जाति के कुछ समस्याओं के साथ वे शिमला में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिले थे।
देखिए, आगा खां ने लॉर्ड मिंटो को बताया कि वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, निर्वाचित संस्थाओं के लिए मुसलमान प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल मुसलमानों के द्वारा ही किया जाए। आगे हम देखेंगे, नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर 1906 को कुछ मुसलमान नेता ढाका में मुसलमानों के एक संगठन बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। देखिए, विचार विमर्श के बाद उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सलीमुल्लाह ने की, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना और दूसरा, संवैधानिक तरीकों से मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। आगे हम देखेंगे, ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के संबंध। देखिए, दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के संबंध मधुर रहे। इनमें कटुता आई जब दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था। आगे हम देखेंगे, 1912 में ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का जो तर्क है वह अस्वीकार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं तथा बाल्कन युद्ध ने मुस्लिम लीग की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला और इससे अंग्रेजों के प्रति लीग के नेताओं का जो रुख है वह लगातार बदलता चला गया। आगे हम देखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, बंगाल के जो क्रांतिकारी थे वह इन कार्यों में सबसे प्रथम माने जाते हैं। देखिए, बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा की गई थी। इसके बाद युगांतर पत्र ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और अरविंदो घोष ने क्रांतिकारी पुस्तक भवानी मंदिर लिखी। वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने इस पत्र का संचालन किया था। 1906 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का निर्माण हुआ, जिसकी संख्या 500 तक पहुंच गई थी। 1907 में बंगाल के गवर्नर व्याफिल्ड वुलर, ये वुलर है, ये ध्यान रखना है ना, की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया गया और इसके अलावा क्रांतिकारियों ने ढाका के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी। कलकत्ता का न्यायाधीश छोटे मोटे अपराधियों पर ही किशोर क्रांतिकारियों को दंड देता था। यह न्यायाधीश जो है वो कसाई काजी के नाम से विख्यात था। देखिए, यह क्रांतिकारियों की आंख का कांटा बन चुका था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी को बम से उड़ा दिया था, किंतु गाड़ी में किंग्सफोर्ड के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी बैठी थी, जो बम विस्फोट में मारी गई। देखिए, खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहीं प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। आगे हम देखेंगे कि ऐसी क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखकर सरकार ने कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी ली और 34 व्यक्तियों को बंदी बनाया। इसमें 2 क्रांतिकारी अरविंदो घोष तथा वारिंद्र घोष शामिल थे। बंदियों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे, 1910 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने ढाका षड्यंत्र में 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। पंजाब और दिल्ली की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, पंजाब में सर्वप्रथम गुरु राम सिंह ने विदेशी सामान के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने नामधारी संप्रदाय की स्थापना की और कुछ कुर्क युवक जो बहुत वीर थे उन्होंने मलोद दुर्ग पर अधिकार कर लिया एवं खजाने को लूट लिया था। पटियाला के निकट उनकी अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ कुके जो हैं वह पकड़े गए। उनमें से 50 कुकों को एक एक करके तोप से उड़वा दिया गया था। बाद में सूफी अम्बा प्रसाद एवं अजीत सिंह ने लोगों में क्रांतिकारी भावनाओं को जागृत किया था। देखिए, सूफी अम्बा प्रसाद जो है वो ईरान में ही रहे और मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह, उधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारी पंजाब की ही देन है। गदर पार्टी के माध्यम से 21 फरवरी 1915 को एक देशव्यापी सशस्त्र क्रांति करने की योजना थी, किंतु कृपाल सिंह द्वारा भेद खोल देने के कारण उनके अनेक लोग पकड़े गए थे। आगे हम देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में। देखिए, दिल्ली के क्रांतिकारी संगठन जो था उसमें उसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वह लाला हरदयाल को है, जिन्होंने आगे चलकर अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी।
देखिए दिल्ली में मास्टर अमीर चंद, सुल्तान चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार आदि ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका। वायसराय के कंधे पर चोट आई, परंतु उनके अंगरक्षकों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस केस में अमीरचंद, बाल मुकुंद, बसंत आदि को फांसी की सजा दे दी गई थी। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र के क्रांतिकारी कार्य। देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी कार्यों का जो निर्माण है वह श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर दास सावरकर तथा उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने किया था। चापेकर बंधुओं का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे हम देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। देखिए विश्व के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा क्रांतिकारी देशभक्त हुआ होगा जो जान जोखिम में डालकर देश की स्वतंत्रता के लिए घंटों समुद्र की विशाल लहरों पर तैरा हो। देखिए इन्होंने बैरिस्ट्री पास कर ली थी, पर देशभक्ति के कारण इन्हें बैरिस्टर की उपाधि नहीं दी गई, जिसकी बीए की डिग्री भी स्थगित कर दी गई थी। आगे हम देखते हैं सरकार ने इन्हें एक जन्म की नहीं अपितु 2 जन्मों की सजा एक साथ दी थी। वे ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनकी पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी, जिसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। संभवतः यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, और वे पहले विद्यार्थी थे जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से देशभक्ति के कारण निष्कासित किए गए थे। आगे हम देखते हैं सावरकर जो है उन्होंने 1906 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया। वे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास रहे और इंडिया हाउस स्थित भारतीय छात्रों में क्रांतिकारी भावना भरनी शुरू कर दी थी। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति का अर्ध शताब्दी वर्ष जो है वह मनाने का निर्णय लिया गया था। देखिए उन्होंने 1857 की क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया। ब्रिटिश सरकार जो थी वह इससे इतनी भयभीत हुई कि इस पुस्तक को प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखिए सरकार की गतिविधियां जो थी वो ब्रिटेन के गुप्तचर विभाग से छुपी हुई नहीं थी। सावरकर जो भी करते थे उनकी वो जो गतिविधियां थी वो ब्रिटेन की जो गुप्तचर विभाग था वो उन पर कड़ी नज़र रखे हुए था। भारत में जैक्सन की हत्या सावरकर के साथ जोड़ दी गई। जब उन्हें गिरफ्तार कर 8 जुलाई 1910 को जलयान पर कड़ी निगरानी के साथ भारत लाया जा रहा था, तभी वे जहाज़ ब्रिटिश सीमा क्षेत्र से निकला। उन्होंने समुद्र में कूदकर भागने की योजना बनाई। वे बहाना बनाकर शौचालय गए और जीवन की चिंता किए बिना समुद्र में कूद पड़े। आगे हम देखते हैं वह तैरते हुए फ्रांस के तट पर पहुंच गए थे, परंतु फ्रांस की पुलिस ने उन्हें फिर से अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। अतः कड़े पहरे के अंदर उन्हें मुंबई लाया गया, जहां उन्हें काली पानी की सज़ा दी गई और अंडमान द्वीप पर उन्हें भेज दिया गया। 1911 से 1924 तक सावरकर ने अंडमान में बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई थी। 1924 ईस्वी में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें रत्नागिरी में नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद वे हिंदू संगठनों में कार्य करने लगे थे। आगे हम देखते हैं चापेकर बंधु। देखिए दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने क्रांतिकारियों को एक नया मार्ग दिया। इन्होंने 1893 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई। इसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव प्रारंभ किए गए थे। इन्होंने तरुण समाज नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य अन्यायी ब्रिटिश अधिकारियों को समाप्त करना तथा अंग्रेजी राज के गुप्तचरों को दंड देना था। पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या इसी संस्था के तत्वाधान में दामोदर चापेकर ने की थी। आगे हम देखेंगे गदर पार्टी का आंदोलन 1915। देखिए लाला हरदयाल ने 10 मई 1913 को कैलिफोर्निया के यूली नामक नगर में एक सभा की स्थापना की तथा वहां पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। पार्टी ने गदर समाचार पत्र भी निकाला। प्रथम महायुद्ध जो शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध था, उस समय गदर पार्टी ने इंग्लैंड के शत्रुओं से साठगांठ कर भारत में 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। लाहौर इसकी जो योजना था उसका केंद्र था। विष्णु गणेश पिंगले और रास बिहारी बोस इसके प्रमुख आयोजक थे। आगे हम देखेंगे
कामागाता मारू। देखिए कामागाता मारू नामक एक जो जलयान था उसमें 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को वह हुगली पहुंचा था। देखिए हुआ ये था कि भारत सरकार ने 29 अगस्त को विदेशों के लिए एक अध्यादेश पारित किया जिसके अंतर्गत किसी भी भारत आगमन को अवैध माना जाएगा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष प्रारंभ हो गया था। देखिए 18 यात्री जो है वह मार दिए गए थे और इसी भांति 29 अक्टूबर 1915 को एक दूसरा जहाज जो है वह तोशामारू भी भारत पहुंचा था। आगे हम देखते हैं सांप्रदायिकता के जो बीज है वह भारत में किस प्रकार बोए गए थे और वह था मार्ले मिंटो सुधार का कार्यक्रम। देखिए मार्ले मिंटो सुधार वस्तुतः मुसलमानों को खुश करने, नरमपंथियों को उलझन में डालने और उग्रवादियों को शांत करने का प्रयास था। संक्षेप में इस जो सुधार है उसका उद्देश्य जो है वह अधिकार देने के स्थान पर फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना था। देखिए इसके कुछ पॉइंट है वह गौर कर लेते हैं एक बार कि इसके द्वारा केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 69 कर दी गई थी, किंतु न उनके अधिकार बढ़े और न ही उनकी शक्तियां। अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद तथा प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। देखिए इस अधिनियम का सबसे बड़ा जो दोष है वह मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव मंडल प्रदान करना था। इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे हम देखेंगे इस अधिनियम की उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि इसके द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में भारतीय सदस्यों का समावेश किया गया था। आगे हम देखेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। देखिए यह जो होम रूल आंदोलन है यह स्वशासन प्राप्त करने का वैधानिक संगठन था। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए मद्रास के चीफ जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। वस्तुतः होम रूल आंदोलन की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने ही की थी। मार्च 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए तिलक ने अपने मराठा तथा केसरी एवं एनी बेसेंट ने अपने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों के माध्यम से गृह शासन की मांग का जोरदार प्रचार किया था। देखिए इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। इंग्लैंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। मजदूर दल के नेता हेराल्ड लॉस्की ने इसे प्रोत्साहित किया था। आगे हम देखेंगे लखनऊ समझौता 1916। देखिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है वह लखनऊ में एक साथ आयोजित हुआ था। देखिए इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने अस्थायी रूप से मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मान ली और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वशासन की मांग का समर्थन करना स्वीकार कर लिया था। यह समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए तथा उनकी कड़ियाँ क्या क्या थी। हमने एक एक आंदोलन तथा उसके प्रणेता को अच्छे तरीके से जाना है। आज का जो वीडियो है उससे संबंधित PDF जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाएगी और आज की वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।